हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वाइट माइंड्स। आज इलेक्ट्रोफोरेसिस में और आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोग ने इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक दैट इज द एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लिया था। आज हम लोग इससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और पेज के बारे में पढ़ेंगे। तो पेज जो है वो स्टैंड करता है टू पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, यहाँ जो जेल बनेगी वो किसकी बनेगी? पॉली एक्रिलामाइड की बनेगी। और ये जो सेटअप है वो यूज किया जाता है टू सेपरेट प्रोटीन्स मेजरली, बट इससे आप स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स को भी सेपरेट कर सकते हो। अब यहाँ जो जेल बनती है वो बनती है बिकॉज ऑफ टू पॉलीमर्स। वन इज एक्रिलामाइड एंड अनदर वन इज बिस एक्रिलामाइड। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है वो मोनोमर है। मैं एक इमेज आपको दिखाती हूँ तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। So let's get back to this and you see an image over here. ठीक है, यहाँ पे ये बिसएक्रिलामाइड है, ये बिसएक्रिलामाइड है, ये भी एक तरीके का क्या है? मोनोमर है। और ये एक्रिलामाइड है, ये भी एक तरीके का मोनोमर है। ये दोनों मिलते हैं और इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्रिलामाइड एक मोनोमर यूनिट है। ठीक है, इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। और बिस एक्रिलामाइड जो है वो क्रॉस लिंकर है। ठीक है, क्रॉस लिंकर का मतलब ये हुआ कि ये कनेक्ट करता है टू चेन्स। ठीक है, टू चेन्स का मतलब क्या हुआ कि एक एक्रिलामाइड ये है, एक एक्रिलामाइड ये है, और दोनों एक्रिलामाइड की मॉलिक्यूल्स को कौन कनेक्ट करके बैठा है? बिस एक्रिलामाइड। ठीक है, इसको आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करिए कि यहाँ पे ये एक ईंट है, इसके बाद ये एक दूसरी ईंट है। ठीक है, ये बिस एक्रिलामाइड की यूनिट्स है। ठीक है, और इस तरीके से हमें ये पूरी यूनिट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो जब आप इन यूनिट्स को देखेंगे तो ये एक सिंगल ब्रिक जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? एक्रिलामाइड को। ठीक है, और ये एक के बाद एक जो एक्रिलामाइड की यूनिट्स एक दूसरे से ये कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगी, इस डायरेक्शन में भी कनेक्शन होगा। ये जो कनेक्शन है ये कैसे बनेगा? ये बनेगा बाय बिस एक्रिलामाइड। ठीक है, तो यहाँ बिस एक्रिलामाइड जो है उसको हम क्रॉस लिंकर के नाम से जानते हैं, ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये दो चेन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। और एक्रिलामाइड जो है वो मोनोमर है और क्या है? इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, आई थिंक इट्स बीइंग क्लियर कि एक्रिलामाइड क्या है और बिस एक्रिलामाइड क्या है। अब हमने बोला कि ये दोनों मिलके क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन करते हैं। ठीक है, बट ये पॉलीमराइजेशन जो है ये दोनों अकेले मिलके नहीं कर सकते।
पॉलीमराइजेशन करने के लिए हमें और कैरेक्टर्स की जरूरत है, और कुछ मॉलिक्यूल्स की जरूरत है ताकि पॉलीमराइजेशन इनिशिएट हो सके। तो वो मॉलिक्यूल्स क्या क्या है, जैसे कि एपीएस। एपीएस जो है वो स्टैंड करता है अमोनियम पर सल्फेट के लिए। ठीक है, अमोनियम पर सल्फेट जो है इसको ही हम स्पार्कर के नाम से आप जान सकते हैं, या इनिशिएटर भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली करेगा क्या, ये इनिशिएट करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को क्या कर देगा, इनिशिएट कर देगा। ठीक है, तो इनिशिएटर को मैं ये कह सकती हूँ कि इट इज अ इनिशिएटर फॉर अ इंजन। ठीक है, ये क्या करता है, स्टार्ट करता है इंजन को। अब ये रिएक्शन को इनिशिएट कैसे करता है, हाउ? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये इनिशिएट करता है बाय प्रोड्यूसिंग फ्री रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करेगा, और जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है उसे क्या करेगा, इनिशिएट कर देगा। ठीक है, सपोज करिए कि आप जेल बना रहे हैं। ठीक है, और जेल बनाते वक्त आपने एपीएस को यूज नहीं किया है। ठीक है, अगर आप एपीएस को यूज नहीं करोगे तो रिएक्शन जो है वो नहीं होगी। रिएक्शन अगर नहीं होगी तो पॉलीमराइजेशन जो है वो भी नहीं हो पाएगा, और पॉलीमराइजेशन अगर नहीं हुआ तो जेल नहीं होगी। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स समझने की कोशिश करिए कि अगर आपने एपीएस को यूज नहीं किया तो रिएक्शन नहीं होगी, पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, जेल नहीं बनेगी। ठीक है, बट पॉलीमराइजेशन कराने के लिए सिर्फ एपीएस ही नहीं चाहिए, अलोंग विद एक्रिलामाइड एंड बिस एक्रिलामाइड हमें यहाँ पे एक और, लेट मी एडजस्ट हेयर ओनली सो दैट यू गेट इट हेयर, हमें एक और एलिमेंट की जरूरत है, दैट इज दी टिमिट। ठीक है, एपीएस और टिमिट दोनों चाहिए रहता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। तो सबसे पहले टिमिट की फुल फॉर्म क्या है वो हम देख लेते हैं, दैट इज टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइअमीन। ओके, सो दिस एक्ट एज अ टर्बो इंजन। ये क्या करता है, ये एक्ट करता है एज एक्सेलरेटर। ठीक है, ये क्या करता है कि जो पॉलीमराइज रिएक्शन एपीएस ने स्टार्ट की थी उसको फास्ट कर देता है। ठीक है, उसको एक्सेलरेट कर देता है। तो ये बेसिकली एक्सेलरेट करता है एक्सेलरेट प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे बाय एपीएस उसका रेट बढ़ा देता है। ठीक है, तो एपीएस और आपका टिमिट दोनों जरूरी है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो अगर हमें यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाना है कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप क्या कर रहे हैं, जेल बना रहे हैं, कौन सी, पॉली एक्रिलअमाइड जेल। ठीक है, पॉली एक्रिलअमाइड जेल जब आप बनाओगे तो चार
चीजों का रिक्वायरमेंट हमें रहेगा, और वो क्या क्या रहेगा हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए हमारा मोनोमर, दैट इज दी एक्रिलामाइड। ठीक है, ये हमारा मोनोमर है, ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, ये हमारी वो ब्रिक है जो ब्रिक बाय ब्रिक जुड़ती चली जाएगी। जोड़ने का काम कौन कर रहा था? बिस एक्रिलामाइड। बिस एक्रिलामाइड क्या था? एक तरीके का क्रॉस लिंकर था। ठीक है, और ये भी मोनोमर होता है। ठीक है, बिस एक्रिलामाइड के बाद हमें एपीएस अलोंग विद टिमिड चाहिए। एपीएस जो है वो आपकी रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, और टिमिड जो है वो उसको एक्सेलरेट करके क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करा देगा। ठीक है, जिससे आपकी जेल जो है वो फॉर्म हो जाएगी। आई थिंक यहाँ तक एवरीथिंग इज बीइंग क्लियर्ड। ठीक है, अब अगर आप पेज को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो पेज में हम देखते हैं, अगर आपने पेज को देखा है तो पेज का जो डिवीजन है वो दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं नेटिव, और दूसरा हम देखते हैं नॉन नेटिव। ठीक है, नॉन नेटिव में भी फर्दर हम डिवीजन करते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन सब समझ लेते हैं कि पेज दो तरीके से हम लोगों ने डिवाइड किया है, नेटिव एंड नॉन नेटिव। नेटिव में नॉर्मलाइजेशन है, इसमें भी आप रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग ले सकते हो, बट नॉन नेटिव में हम मेजरली रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की बात करते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे एसडीएस को यूज करते हो तो वो कहलाएगी रिड्यूसिंग, और अगर आप एसडीएस को यूज नहीं करते हो तो वो कहलाता है नॉन रिड्यूसिंग। एसडीएस के साथ आप चाहे तो एसएलएस भी यूज कर सकते हैं अगर किसी लैब में एसडीएस नहीं है तो। ठीक है, अब ये वाला जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया कि किस तरीके से आप जो है वो पेज का डिस्क्रिप्शन दिख लिया कि एक होता है नेटिव, एक होता है नॉन नेटिव। ठीक है, बट क्या होता है कि जब आपको इस तरीके से एपेंड्रॉफ ट्यूब में सैंपल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये है आपका प्रोटीन, ठीक है, और एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मुझे बताओ कब नेटिव करना है और कब नॉन नेटिव करना है। ठीक है, और नॉन नेटिव में भी आप समझ गए कब रिड्यूसिंग करना है और कब नॉन रिड्यूसिंग करना है। ठीक है, तो जब आपको प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट बताना है, या मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे अगर आपको प्रोटीन को सेपरेट करना है, तो आप नेटिव पेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नेटिव पेज का। ठीक है, अगर आपको प्रोटीन्स की सब यूनिट्स पता करनी है कि इसमें क्या सब यूनिट्स है या नहीं, तो उसके लिए आप नॉन नेटिव यूज करोगे पेज। और नॉन नेटिव में भी यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे? नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, कभी कभी आप देखना सिर्फ नॉन नेटिव लिखा होता है, वहां पे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कुछ नहीं लिखा होता, तो आपको बाय डिफॉल्ट उसे नॉन रिड्यूसिंग समझना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका प्रोटीन है, लेट्स से इसमें दो सब यूनिट्स है, तो ये एक प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है, इसके अंदर का जो इक्विवेलेंट बॉन्ड है दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, इससे ये प्रोटीन जुड़ा रहेगा, सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, पर आपको बोल दिया कि नहीं, अब मुझे नंबर ऑफ सब यूनिट्स चाहिए, मतलब नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बताओ इसमें कितने हैं, तो फिर आपको नॉन नेटिव यूज करनी है अगेन, बट यहाँ पे आपको यूज करनी पड़ेगी एसडीएस वाली। ठीक है, अभी ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, अभी हम थोड़ा और डिटेल डिस्क्राइब करेंगे तो आपको समझ में आएगा।
अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे प्रोटीन को डिफाइन करना है, सेपरेट करना है, तो आप नेटिव यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको सब यूनिट्स में जाना है कि प्रोटीन्स में कितनी सब यूनिट्स प्रेजेंट है या कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो आप नॉन नेटिव का यूज करेंगे। कब हमें रिड्यूसिंग करना है, कब नॉन रिड्यूसिंग करना है, ये मैं अभी आपको आने वाली स्लाइड्स में और डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अभी बेसिक्स आप समझ चुके हैं कि जेल के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये हमने देख लिया है। दो तरीके से डिवीजन है, नेटिव एंड नॉन नेटिव। मॉलिक्यूलर वेट के लिए नेटिव, सब यूनिट्स के लिए नॉन नेटिव। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग को और डिटेल में देखेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ा सा एसडीएस पे नजर डाल लेते हैं, ठीक है। एसडीएस बेसिकली है क्या? तो एसडीएस अगर मैं पूछती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं सोडियम डोडोसिल सल्फेट, ठीक है। इतना बोल के चुप हो जाते हैं, ठीक है। या ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग बोलते हैं मैम इट्स अ डिटर्जेंट, ठीक है, डीनेचर करने के लिए यूज होता है। इतना बोल के बस शांत हो जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, ठीक है। सोडियम डोडोसल सल्फेट हो या सोडियम लॉरियल सल्फेट हो, एसएलएस, दोनों एक ही नेचर के हैं। सोडियम डोडोसल सल्फेट जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एक तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग एनाइनिक डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट दो तरीके के होते हैं, कैटाइनिक भी होते हैं, एनाइनिक भी होते हैं। ये कैसा डिटर्जेंट है? एनाइनिक डिटर्जेंट है, नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसे इम्पार्ट करता है? टू प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन्स में अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड्स पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग भी होते हैं और न्यूट्रल भी होता है। अगर प्रोटीन न्यूट्रल है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आपका एसडीएस दे देगा। नेगेटिव चार्ज है अगर ऑलरेडी तो वो अमाइनो एसिड की वजह से है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इम्पार्ट करता है नेगेटिव चार्ज टू प्रोटीन, जिसकी वजह से सेपरेशन इजी हो जाता है। और प्रोटीन का मूवमेंट भी जो आप देखोगे वो कैथोड से किस तरफ होता है? एनोड की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पे एसडीएस में जो कंफ्यूजन मैंने देखा है वो ये देखा है कि एसडीएस जो होता है वो आपके ब्रेक करता है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस को, ठीक है। अब ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन क्या हो सकता है? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है, आयनिक इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है कि ये ब्रेक करता है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, तो क्या ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को भी तोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं। ये डू नॉट ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो कैसा बॉन्ड है? एक तरीके का कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने की क्षमता इसके अंदर नहीं है। तो इसको आप एज अ डिस्क्लेमर याद रखना कि भूल मत जाना, ठीक है। क्योंकि जब एसडीएस पूछा जाता है तो इतना सा बोल के बच्चे शांत हो जाते हैं और फिर भूल जाते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें कुछ तो चाहिए ना। टू ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड वी रिक्वायर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। और ये ऐसे वैसे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे एजेंट्स है? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये बहुत इजीली डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, जो कि एक तरीके के कोवलेंट बॉन्ड है। अब इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो आता है बीटा मर्कैप्टो
इथेनॉल। ठीक है, अभी मैंने फुल फॉर्म लिख दी है, आगे मैं इस तरीके से इसको लिखूंगी तो आपको समझ जाना है। इसके अलावा होता है DTT। ठीक है, DTT स्टैंड्स फॉर डाई थियोथ्रिटॉल। ठीक है, अभी अगर लैब्स में आप देखोगे तो DTT ही यूज होता है। एक तो ये थोड़ा सस्ता होता है कंपेयर टू बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, और थोड़ा सेफर है, इसलिए लैब्स में, मेरे लैब्स में तो यही यूज होता है। तो DTT इज द रिड्यूसिंग एजेंट विच इज यूज टू ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो मैंने बोला कि एसडीएस जो है, इससे पहले जो मैं समझा रही थी वो ये समझा रही थी कि एसडीएस जो है वो आपका नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन को तोड़ देगा, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली प्रोटीन को डीनेचर करता है। क्या करता है? डीनेचर करता है प्रोटीन को। मतलब अगर प्रोटीन पहले इस तरीके से फोल्डेड फॉर्म में था, तो अब वो कैसा हो जाएगा? अनफोल्डेड हो जाएगा। पहले अगर क्वाटरनरी या टर्शरी स्ट्रक्चर में था, तो अब ये सेकेंडरी में आ जाएगा या प्राइमरी में आ जाएगा। प्राइमरी नहीं टूटेगा। ठीक है, कहीं कहीं जगह क्वेश्चंस में लिखा होता है कि क्या एसडीएस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ सकता है? तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। पेप्टाइड बॉन्ड एक तरीके का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, उसे एसडीएस बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है। अब एसडीएस आप समझ गए हो, तो मेरे लिए थोड़ा सा नेटिव और नॉन नेटिव को आपको और क्लियर समझाना शायद अब पॉसिबल है। तो हमने देखा कि भाई पेज है, बहुत अच्छी बात है। पेज से हमने 2 तीर निकाले, नेटिव। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। दूसरा हमने निकाला नॉन नेटिव। वेरी नाइस, नॉन नेटिव एंड नेटिव। ठीक है, अब अगर नेटिव में मैं आपको बोलती हूँ कि ठीक है एसडीएस का मत यूज करो, पर मैंने कहा कि एक बार मैं डीटीटी या बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का यूज करना चाहती हूँ, और एक बार मैं डीटीटी का यूज नहीं करना चाहती, नॉट इवन बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का रिड्यूसिंग नेटिव फेज है, क्योंकि यहाँ पे आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग नेटिव फेज। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि आपने इनको यूज नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग नेटिव फेज। ठीक है, एकदम क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। दूसरा जो हम यहाँ देख रहे हैं नॉन नेटिव, नॉन नेटिव में एसडीएस तो आप यूज करोगे ही करोगे। ठीक है, एसडीएस यहाँ भी यूज कर रहे हैं और यहाँ भी यूज कर रहे हैं, पर यहाँ पे हम लोग डीटीटी को भी यूज कर रहे हैं और बीटा मरकैप्टो इथेनॉल को भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट इधर वाला जो आपका केस है उसमें मैं डीटीटी को यूज नहीं कर रही हूँ और बीटा मरकैप्टो इथेनॉल को भी यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो अब उससे होगा क्या? अगर आप एसडीएस को भी यूज कर रहे हो और बीटा मरकैप्टो इथेनॉल या डीटीटी को यूज कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एसडीएस नॉन नेटिव पेज। और इसे हम क्या कहेंगे? क्योंकि एसडीएस यूज है बट ये नहीं यूज कर रहे, तो नॉन रिड्यूसिंग एसडीएस नॉन नेटिव पेज। ठीक है, कभी कभी सिर्फ लिखा होता है नॉन रिड्यूसिंग एसडीएस पेज। ठीक है, तो वो नॉन नेटिव की ही बात कर रहा है। एसडीएस यूज ही तब होता है जब नॉन नेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से नेटिव एंड नॉन नेटिव एकदम क्लियर हो जाता है जब आप के पास फंडामेंटल क्लियर है कि भाई एसडीएस क्या होता है
हमें पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हैं, जिसमें हम डीटीटी को समझ चुके हैं और बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल को समझ चुके हैं। ये एक बार आपने समझ लिया तो उसके बाद नेटिव और नॉन नेटिव ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है, उसको आप बहुत इजीली समझ सकते हो। नेटिव में डीटीटी को आप यूज कर सकते हो, बीटा मर्कैप्टो को यूज कर सकते हो, नॉन नेटिव में भी यूज करते हो। पर नॉन नेटिव जो है वो स्पेसिफिक हो गया है किसके लिए, एसडीएस के लिए। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा वीडियो को प्ले कर लेना अगर क्लियर नहीं हुआ हो। ठीक है, एक इमेज में आपको दिखाती हूँ जो आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा। लेट मी हैव दिस ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ये इमेज आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक सिंगल सब यूनिट ऑफ प्रोटीन दिया हुआ है, ठीक है, एक्स नाम से, और यहाँ पे दो सब यूनिट ऑफ प्रोटीन्स दिए गए हैं, दोनों यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करा है आपने, एसडीएस डाल दिया है और बीटा मर्कैप्टो भी डाल दिया, एसडीएस भी डाल दिया है और बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल भी डाल दिया। ठीक है, अब एसडीएस का काम क्या है, प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज देना, तो पूरी तरीके से प्रोटीन को क्या कर दिया है इसने, कोट कर दिया, और आप इस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ भी आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब एसडीएस ने नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट कर दिया और बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल जो है वो इस पे तो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक मोनोमर है, उसमें कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है। पर यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा और क्या करेगा, ब्रेक करेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड को। ठीक है, तो जब आप इसको जेल पे रन करोगे, ठीक है, तो एक्स में आपको एक सिंगल बॉन्ड दिखेगा क्योंकि वो कैसा था, मोनोमर था, एक सिंगल यूनिट थी। यहाँ पे टाइमर है, तो जैसे ही ये डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे दो बैंड्स आपको विजुअलाइज होंगे कि दो सब यूनिट्स इस प्रोटीन की प्रेजेंट थी। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस दैट यू विल सी कि जब हम एसडीएस को यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है, और बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल को जब आप यूज कर रहे हो तो क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ रहे हो तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो तरीके के वर्जन हम लोग पढ़ते हैं बेस्ड ऑन दी ओरिएंटेशन। ठीक है, एक ओरिएंटेशन होता है हॉरिजॉन्टल, जो पिछली क्लास में बहुत डिटेल में देखा, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल की पोजीशन हॉरिजॉन्टल होती है, एग्रोस हम यूज करते हैं, डीएनए आरएनए को आप जनरली यूज करते हो सेपरेट करने के लिए, रेजोल्यूशन मॉडरेट होता है, यहाँ पे ईज ऑफ प्रिपरेशन भी इजी है एग्रोस में। ठीक है, और ओपन ट्रे यूज होती है जो आपने देखा था हॉरिजॉन्टल वे में, इस तरीके का सेटअप होता है, यहाँ पे होता है, इस पे आप अपनी जेल रखते हो, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होते हैं और रन करता है। ठीक है, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, पेज। पेज कैसा है जी, वर्टिकल। ठीक है, अपराइट पोजीशन में रखा जाता है। जेल कैसी है, पॉलीएक्रिलामाइड। प्रोटीन कौन सा यूज हो रहा है, प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रोटीन्स या छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। इसका रेजोल्यूशन जो है वो बहुत हाई है, अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगी, पहले मैं टेबल बता दूं। ईज ऑफ प्रिपरेशन भी कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, क्यों है मैं बताऊंगी। यहाँ पे ग्लास प्लेट असेंबली होती है, अभी जब मैं प्रोसीजर पे आऊंगी तब बताऊंगी कि ग्लास प्लेट असेंबली क्या है। एसडीएस पेज और नेटिव पेज, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि अभी मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है कि नेटिव पेज और एसडीएस पेज को ही आप क्या कहते हो, नॉन नेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो पेज है उसमें हम यूज कर रहे हैं पॉलीएक्रिलामाइड को। ठीक है, और पॉलीएक्रिलामाइड की वजह से क्या होता है, रेजोल्यूशन ज्यादा आता है। रेजोल्यूशन क्या है, हाई है। हाई क्यों है, क्योंकि इस जेल का जो पोर साइज है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसकी वजह से जो रेजोल्यूशन आता है या बैंड सेपरेशन जो है वो आपको बेहतर देखने को मिलता है पेज में। ओके, एक और चीज आप याद रखेंगे, अभी मैं जेल बनाना जब बताऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा।
कि अगर परसेंटेज ऑफ जेल लेस है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ जेल अगर लेस है, तो जो लार्ज साइज प्रोटीन है वो इजीली सेपरेट हो जाता है, इजीली सेपरेट हो जाएगा। पर आप जैसे जैसे परसेंटेज जो है जेल का वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, इंक्रीज कर देंगे, तो लार्ज वाला जो प्रोटीन है वो सेपरेट नहीं हो पाएगा, सिर्फ स्मॉल प्रोटीन जो है वो सेपरेट हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप जेल का परसेंटेज बढ़ाओगे, पोर साइज छोटी हो जाती है, तो छोटे वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, स्मॉल साइज प्रोटीन्स, वो यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, नेटिव नॉन नेटिव समझ लिया है प्रॉपरली, एसडीएस को अच्छे से समझ लिया, रिड्यूसिंग एजेंट्स अच्छे से समझ लिए। ओरिएंटेशन के बेसिस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस दो वर्जन्स में देखा जाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल वाला आज हम पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाला एग्रोज आप पहले पढ़ चुके हो, इससे जस्ट पहली वाली क्लास में। जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक, वो आई बटन में उसका लिंक दिया जाएगा, उससे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक एकदम क्लैरिटी है कि पेज में एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें पेज का जेल कास्ट करना है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि इसका जो प्रिपरेशन है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो तरीके की जेल बनाई जाती है। एक होती है स्टैकिंग जेल, और दूसरी जो जेल होती है उसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग जेल, या फिर आप उसे बोल सकते हो रनिंग जेल, या आप उसे बोल सकते हो सेपरेटिंग जेल, ठीक है। ये कई सारे नाम हैं जो यूज किए जाते हैं जब आप रिजॉल्विंग जेल को बनाते हैं। जनरल तौर पर रिजॉल्विंग जेल थोड़ा ज्यादा यूज होता है, बट रिजॉल्विंग जेल के साथ और भी नाम है, जैसे रनिंग जेल, सेपरेटिंग जेल्स, ठीक है। तो ये दो मेजर जेल बनती है। स्टैकिंग जेल जो होती है वो एक तरीके की अपर जेल है, और रिजॉल्विंग जेल जो है वो लोअर जेल है, नीचे की साइड कास्ट की जाती है ग्लास प्लेट में, ठीक है। इमेज देखोगे एकदम क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे अभी फोल्ड बाय फोल्ड सारा क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टैकिंग जेल की अगर मैं बात करूं तो स्टैकिंग जेल में जो एक्रिलामाइड का कंसेंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली कम रहता है, ठीक है, 4 to 5%। नंबर याद नहीं रहे तो लेस याद रख लेना, ओके। अब अगर परसेंटेज कम है तो पोर साइज क्या होगी जी, लार्ज होगी, ठीक है। पीएच की अगर हम बात करें तो 6.8 होता है, ठीक है। क्यों 6.8 रखा जाता है इस पे मैं बात करूंगी, ठीक है। स्टैकिंग जेल के अंदर क्योंकि पोर साइज बड़ा है, ठीक है, तो सेपरेशन तो नहीं होगा, ठीक है, तो नो सिग्निफिकेंट सेपरेशन, ठीक है। रिजॉल्विंग, सेपरेटिंग और रनिंग जेल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्रिलामाइड का कंसंट्रेशन है वो होता है 8 to 5%, 15%, 8 to 15%। अब परसेंटेज बढ़ा दोगे तो पोर साइज क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ जो पीएच होता है इस जेल का वो कुछ 8.8 होता है, सडनली एकदम पीएच बदलता है, ठीक है। तो यहाँ इसका जो रोल है वो क्या है, सेपरेट करना प्रोटीन को बाय साइज और मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, साइज या मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेट करेंगे।
इतना आप समझ चुके हो कि जो पतला होगा, छोटा होगा, वो फास्ट मूव करेगा। एग्रोज में भी मैंने आपको यही बताया था, क्योंकि जो सेपरेशन का बेसिस है वो क्या है, साइज और मॉलिक्यूलर वेट। तो स्मॉल प्रोटीन जो होगा वो मूव करेगा फास्ट। और जो मैंने यहाँ साइज लिख दिया है, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे आप करते हैं स्मॉल प्रोटीन, ठीक है। और कभी कभी लार्ज प्रोटीन भी होगा सैंपल में, तो लार्ज प्रोटीन अगर सेपरेट होगा तो वो क्या करेगा, मूव करेगा धीरे धीरे, स्लो मूव करेगा। और कुछ इंटरमीडिएट भी होंगे जिनकी स्पीड कैसी रहेगी, मॉडरेट रहेगी, ठीक है। अब थोड़ा फोकस बढ़ाओ किसके ऊपर, स्टैकिंग जेल के ऊपर। किसके ऊपर, स्टैकिंग जेल के ऊपर। क्योंकि इसे समझना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ कह रहे हो कि यहाँ इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है सेपरेशन के अंदर, तो ये करता क्या है, कुछ तो इसका रोल होगा। तो अगर आप स्टैकिंग जेल को समझना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, स्टैकिंग जेल में जब कंपोनेंट आप देखोगे तो एक्रिलामाइड के साथ यहाँ पे आप प्रोटीन आता है, यहाँ पे आपका क्लोराइड आयन आता है, ठीक है। क्लोराइड आयन जो होगा वो आपके जेल बफर से आएगा, कहाँ से, फ्रॉम जेल बफर। अभी बफर पे भी मैं डिस्कशन करूंगी तो क्लियर हो जाएगा। जेल बफर से ये आता है क्लोराइड आयन, ठीक है। इसको आप लीडिंग आयन भी बोलते हैं, ठीक है। ये लीड करता है स्टैकिंग जेल में। इसके अलावा यहाँ पे रहेगा ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन जो है वो आता है फ्रॉम रनिंग बफर, ठीक है। बफर के बारे में अभी धीरे धीरे जैसे जैसे स्लाइड आगे बढ़ेगी आपको बफर भी समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि स्टैकिंग जेल में एक्रिलामाइड के अलावा, ठीक है, क्या क्या रहेगा। एक्रिलामाइड के साथ ये मत समझ लेना कि बेस एक्रिलामाइड नहीं रहेगा, ठीक है, या एपीएस या टमेट नहीं रहेगा, वो भी रहेंगे, ठीक है। बट हमारा जो मेजर फोकस है वो एक्रिलामाइड पे, ठीक है। कोर का जो साइज है वो उसी के हिसाब से वेरिएशन ला रहा है बेस्ड ऑन द परसेंटेज। तो उन चारों के अलावा ये चीजें रहेंगी स्टैकिंग जेल में, ठीक है। अब स्टैकिंग जेल का जो काम है वो ये है कि जो भी प्रोटीन है, ठीक है, अलग अलग साइज का होगा, छोटा, बड़ा, मीडियम साइज का, ठीक है, उन सभी प्रोटीन्स को एक स्टार्ट लाइन पे लेके आना, एक फिक्स पोजीशन पे सारों को लेके आना, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो कि जब टोल नहीं, जब गाड़ियां हाईवे पे चलती हैं, ठीक है, तो टोल आने से पहले क्या होता है, एक कार यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, ठीक है। पर जैसे ही टोल आ जाता है तो सारी कार्स कैसे एक लाइन में इकट्ठी हो जाती है ना। तो स्टैकिंग जेल का काम ये है कि सारे प्रोटीन्स को साथ में लाकर एक स्टार्टिंग लाइन पे लेके आ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, स्टैक बनता है, ठीक है। स्टैक को आप कैसे समझ सकते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, उससे मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगी कि स्टैकिंग का क्या मतलब है। ये रहा, हाँ, भूख तो नहीं लग गई इसको देखते हुए, ठीक है, चलो समझने की कोशिश करो। इस तरीके का स्टैक बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि नीचे की साइड जो सबसे तेज मूव कर रहा है वो है आपका क्लोराइड आयन, ठीक है। बीच में ये जो कंटेंट है ना, ये है प्रोटीन, ठीक है। एकदम बीच वाला जो मसाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटीन को, और ऊपर वाली ब्रेड रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ग्लाइसिन को। तो यहाँ पे क्लोराइड जो है वो फास्ट मूव करता है, मूव फास्ट, ठीक है, फास्ट मूव करता है, और ये लीडर आयन है। ग्लाइसिन जो है वो स्लो मूव करता है, और प्रोटीन जो है इन दोनों की वजह से क्या होता है, कंप्रेस्ड हो जाता है इनटू अ थिन बैंड, ठीक है, कंप्रेस्ड इनटू थिन बैंड। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि प्रोटीन कैसे बीच में आया, क्लोराइड आयन भाग रहा है, तेज भाग रहा है। यहाँ जो स्टैकिंग जेल का पीएच है वो कितना है, 6.8 के अराउंड है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, ग्लाइसिन का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, इट एक्ट एज अ ज्विटर आयन, सभी को पता है,
तो इसका जो पीएच होता है वो भी 6 के अराउंड होता है, तो इस पे जनरली चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे भाग रहा है। प्रोटीन जो है वो एसडीएस से सराउंडेड है, तो उसपे थोड़ा बहुत चार्ज रहेगा, और क्लोराइड आयन जो है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कंटेन किया हुआ है। ठीक है, अब एक है जो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, एक है जो बहुत तेज चल रहा है, और थोड़ा बहुत जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोटीन बीच में कंप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड स्टैकिंग जेल। ठीक है, पर ये जो कहानी है वो स्टैकिंग जेल की है। स्टैकिंग जेल का काम ये है कि जो भी हमारे प्रोटीन्स हैं उन्हें फिनिश लाइन तक लेके आना, और एक फेयर चांस रखना हर प्रोटीन के लिए कि अब यहाँ से हर कोई एक सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा टिल द फाइनल रिजल्ट्स। ठीक है, तो फेयरनेस देखो यहाँ पे भी है बाय स्टैकिंग जेल। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, तो जब आप स्टैकिंग से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो पीएच है वो एकदम से ड्रामेटिकली चेंज होता है, 6.8 से शिफ्ट हो जाता है टू 8.8। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही कहानी आती है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है, वो देखने को मिलता है कि इस पे ग्लाइसिन पे। अब ग्लाइसिन जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज ये हो जाएगा तो अब ये क्या करने लगेगा, फास्ट मूव करने लगेगा, मूव फास्ट। और जो प्रोटीन है, ठीक है, उस पे तो नेगेटिव चार्ज है ही सही, तो वो अब बीच में यहाँ ट्रैप नहीं रहेगा, यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है, सो नो लॉन्गर, ये मैं 8.8 की कहानी बता रही हूँ। ठीक है, नो लॉन्गर ट्रैप्ड बिटवीन क्लोराइड आयन एंड ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन और क्लोराइड आयन के बीच में अब ये ट्रैप्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आप कहानी देखोगे तो कहानी आपको क्या देखने को मिल रही है, रिजॉल्विंग जेल के अंदर समझने की कोशिश करो। सबसे फास्ट जो होगा वो होगा प्रोटीन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, फटाफट भागेगा। उसके बाद आ जाएगा ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन धीरे धीरे चेंज लाएगा अपने अंदर। हाँ, पहले पीएच 6.8 से थोड़ा 7 की तरफ शिफ्ट होगा, फिर एल्कलाइन से फिर थोड़ा और हाईली एल्कलाइन हो जाएगा, धीरे धीरे 8 से बढ़ते बढ़ते 8.8 होगा। उसके बाद आएगा आपका क्लोराइड आयन। ठीक है, यहाँ पे ये स्लो हो जाएगा। अब यहाँ रिजॉल्विंग जेल में दो चीजें होती हैं, जो समझने वाली बात है वो दो है। ठीक है, रिजॉल्विंग जेल की, रिजॉल्विंग जेल में दो चीजें का इंपॉर्टेंस है। पहला जो इंपॉर्टेंस है वो तो है पीएच चेंज का। ठीक है, पीएच चेंज आप देख चुके हो, 6.8 से 8.8 तक होगा, जिसके वजह से जो आयन की पोजिशनिंग है वो बदल जाएगी। ठीक है, अब प्रोटीन जो है वो बिल्कुल भी बीच में नहीं रहेगा, ट्रैप्ड नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा। उसके बाद ग्लाइसिन है, उसके बाद क्लोराइड है। ठीक है, स्टैकिंग हमने क्यों कही थी, क्योंकि सबको सेम पोजीशन पे लाना था। बैक टू रिजॉल्विंग जेल, यहाँ पे पीएच चेंज, और इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, पोर साइज। पोर साइज जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो जा रही है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ जेल वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो रिजॉल्विंग जेल में ये दो कॉन्सेप्ट हो रहा है। अब अगर वो टोल वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ठीक है, अगर आप टोल पे आ जाओगे, ठीक है, तो टोल पे अगर आप समझ लो कि ये जो टोल है वो रिजॉल्विंग जेल है। ठीक है, यहाँ से टोल के बाद से रिजॉल्विंग जेल शुरू हो जाएगी, तब आप क्या देखोगे कि अगर रोड जो है वो पतला सा है, तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि सबसे पहले तो मोटरसाइकिल निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा कार वार आ जाएगी, है ना, फिर कार से जो बड़ा होता है वो क्या होता है, लाइक ट्रक, है ना, फिर ट्रक निकलेगा। ठीक है, तो टोल से पहले सब बिखरे हुए हैं, टोल आ गया मतलब स्टैकिंग जेल आ गई, सब जग सारी गाड़ियां एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, सारी प्रोटीन एक लाइन में आ जाएंगी। टोल के बाद, आफ्टर टोल, ये लिख देती हूँ, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। आफ्टर टोल रिजॉल्विंग जेल शुरू हो गया, मतलब ऐसा रोड जो पतला है। ठीक है,
तो यहाँ से क्या होगा, जो छोटी गाड़ियां होंगी पहले निकल जाएंगी, जो छोटे प्रोटीन्स होंगे वो जल्दी निकल जाएंगे, बड़े प्रोटीन्स धीरे धीरे निकलेंगे। ठीक है, तो स्टैकिंग जेल और आपका रिजॉल्विंग जेल मेरे अकॉर्डिंग एकदम मैंने क्लियरली आप लोगों को बता दिया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एक और इमेज है, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देख रहे हो सिंपल है, अगेन मोनो सब यूनिट है और डाई सब यूनिट है, दो सब यूनिट भी है और एक भी है। दो जो होंगी वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होंगी। एसडीएस अगर आप डालोगे तो पूरे पे नेगेटिव चार्ज है। इनिशियल प्रोटीन अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, पर एसडीएस जैसे आप डाल दोगे तो वो पूरा प्रोटीन को कोट कर लेगा और नेगेटिव कर देगा। ठीक है, यहाँ जो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बीटा मरकैप्टो इथेनॉल भी डाला गया है। ठीक है, इधर आप जेल बनाते हो, नीचे वाली जो जेल है उसको आप क्या कहते हो, रिजॉल्विंग जेल। ऊपर वाली जेल को आप क्या कहते हो, स्टैकिंग जेल। स्टैकिंग जेल के अंदर जो सेपरेशन आपने देखा वो था मॉलिक्यूलर वेट या साइज के बेस पे, या सेपरेशन। और रिजॉल्विंग जेल में जो सेपरेशन हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है, पोर की साइज के बेस पे। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। सॉरी, ये मैंने थोड़ा रॉन्ग बता दिया है। स्टैकिंग जेल में तो पहली बात कोई सेपरेशन हो नहीं रहा है। ठीक है, वहां तो बेसिकली सेपरेशन का है नहीं, वहां तो बस प्रोटीन्स को एक जगह पे लेके आने का काम कर रहे हैं। उसमें आप जिस जितना बोल सकते हो कि चार्ज के बेसिस पे हम सेपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पीएच 6.8 रहेगा तो प्रोटीन स्टैक में रहेगा और बाकी सारे आयंस अपने अकॉर्डिंग मूव करेंगे। उसके बाद जब आप रिजॉल्विंग में एंटर करते हो तो मॉलिक्यूलर वेट और साइज के बेसिस पे यहाँ क्या होगा, सेपरेशन होगा। ठीक है, स्टैकिंग जेल मेजरली इज नॉट फॉर द सेपरेशन, ये मेजरली आप याद रखना। बट कभी कभी थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है या थोड़ा सा अनक्लियर्ड होगा तो स्टैकिंग में आप बोल सकते हो कि थोड़ा चार्ज के बेसिस पे आप सेपरेशन बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि पीएच की वजह से स्पेसिफिक चार्ज रहेगा आयंस के ऊपर। ओके, और ये सेटअप है, लोड किया आपने अपना सैंपल और फिर ये रन करता है। कैथोड जो होती है वो आपको पता है ब्लैक कलर में रहती है और एनोड जो है वो रेड कलर में रहती है। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया है और आपको क्लियर भी होगा कि ऐसा क्या है। नाउ लेट्स सी द बफर। ठीक है, बफर के बारे में मैंने बोला आपको कि नॉर्मल जो बफर स्टैकिंग जेल में यूज होता है, ठीक है, स्टैकिंग जेल वाला जो बफर है वो है ट्रिस HCl। ठीक है, इसका जो पीएच है वो 6.8 के अराउंड होगा और ये स्टैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, स्टैकिंग कंडीशन को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो जेल थी वो थी आपकी रिजॉल्विंग जेल। ठीक है, रिजॉल्विंग जेल में भी आपका ट्रिस HCl यूज होगा। ठीक है, पीएच जो है वो यहाँ पे कुछ 8.8 के अराउंड रखा जाता है। ठीक है, और ये आपका प्रोटीन सेपरेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा रनिंग बफर जो है इसमें आपका ट्रिस आ जाएगा, इसके अलावा ग्लाइसिन और एसडीएस। ये जो आपकी सेटअप है ना, जो यूनिट है जिसमें आपका जेल आप रखोगे उसमें ये होगा। यहाँ पे दो काम है, एक तो ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज दी करंट। ठीक है, इसके अलावा ग्लाइसिन को भी सप्लाई करेगा, सप्लाई ग्लाइसिन। तो यहाँ पे अगर मैं बफर का रोल पूछूं आपसे, ठीक है, तो इसके तीन मेजर रोल हैं। लेट्स सी क्या है।
पहला जो रोल है वो ये है कि एक तो ये पीएच को मेंटेन करता है, ये तो हम सब जानते हैं, हमें पता है कि बफर क्या होता है। ऐसा सॉल्यूशन है जो पीएच चेंज को रजिस्ट करता है, तो पीएच मेंटेन करेगा। ओके, इसके अलावा कंडक्ट करेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब सर्किट को कंप्लीट बफर ही करेगा। ठीक है, इससे पहले जब मैं आपको एग्रोस पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था कि जेल कभी भी हम लोग डिस्टिल वाटर में नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उससे जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे सेटअप का, जेल अपैरेटस का, वो कंप्लीट नहीं होता। दैट इज वाई जिस सॉल्यूशन को आप यूज करो, जिस बफर को आप रन करने के लिए यूज कर रहे हो, उसी सॉल्यूशन के अंदर आपको जेल भी बनानी होती है। तो पॉली एक्रिलामाइड किस में बनेगा? इस वाले बफर में ही बनेगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। थर्ड जो है वो ये है कि ये मेंटेन करता है प्रोटीन की स्टेबिलिटी को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट है वो हम एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, किसकी? इस पूरे सेटअप की। ठीक है, कैसे ये एक्चुअली सेट होता है, कैसे आप जेल बनाओगे, ये पूरा का पूरा मैं आपको बता देती हूँ। गिव मी अ सेकंड। ये देखो, ये एक इमेज है, इसमें मैंने पूरा सेटअप दिखाने की कोशिश की है कि कैसे जो है हम लोग जेल बनाते हैं। तो आपको यहाँ स्पेसर चाहिए रहता है, बाइंडर चाहिए रहता है, बाइंडिंग क्लिप्स ये ब्लैक वाली, कॉम चाहिए रहेगा, इस तरीके का ग्लास प्लेट होता है वो चाहिए रहता है। ठीक है, कॉम्स जो होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, डिपेंडिंग आपका कितना टाइप ऑफ सैंपल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बीच में ग्लास प्लेट के पहले स्पेसर लगाना है, उसके बाद क्लिप से इसको हम कवर कर लेते हैं ताकि जो भी आपका जेल है वो लीक नहीं हो। ठीक है, जेल डालने से पहले आप डिस्टिल वाटर इसके अंदर डालते हो। ठीक है, जैसे कॉम लगा के चेक कर लेंगे, उसके बाद आप डिस्टिल वाटर डालोगे पहले। सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, ये सेटअप कर लिया मैंने। ठीक है, सेटअप करने के बाद मैं क्या डालूंगी, डिस्टिल वाटर पहले, तो चेक कोई लीकेज तो नहीं हो रहा। अगर लीकेज हो रहा होगा तो स्पेसर अच्छे से आपको लगाने पड़ेंगे, या ये जो बाइंडर्स आप यूज कर रहे हो वो सही से नहीं लगे तो सही से आप करोगे। और ग्लास प्लेट्स को यूज करने से पहले प्रॉपर इथेनॉल के साथ वाइपिंग की जाती है ताकि किसी भी तरीके का क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं हो सैंपल के साथ। डिस्टिल वाटर से आपने चेक करा, आपने देखा लीकेज नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप अपनी जेल डालते हो, पहले आप रिजॉल्विंग डालोगे, उसके बाद स्टैकिंग डालोगे। ठीक है, ये डालने के बाद आप थोड़ी देर के लिए रख दो, फिर उसके बाद कॉम डालोगे। ठीक है, कॉम डालने के बाद आप उसको क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए रख दोगे। ठीक है, लेट इट रेस्ट। रेस्ट की जरूरत हर किसी को होती है, तो आप रेस्ट करने के लिए अपनी जेल को क्या करेंगे, रख देंगे। रखने के बाद का जो कहानी है वो ये रहा। ठीक है, इस तरीके से जब आपकी जेल पूरी तरीके से बन जाएगी, ठीक है, तो आप अपना ये डालेंगे बफर। बफर डालने के बाद आप अपना जेल उसमें ऐड करोगे और फिर ये सैंपल लोड करोगे। सैंपल लोड करते समय बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब आप सैंपल लोड करोगे तो आपका जो पाइपेट है वो एकदम स्ट्रेट पोजीशन पे रहना चाहिए। ठीक है, एंड इट शुड नॉट गो वेरी मच डीप, अदरवाइज क्या होगा, ये जो वेल्स होते हैं ये पंचर हो जाते हैं। अगर वेल पंचर हो गया तो आपका सारा सैंपल जेल में डिफ्यूज हो जाता है, तो बैंड्स आप समझ सकते हो कि कैसे दिखेंगे, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो लोडिंग है ना, ये बहुत प्रिसाइज वे में और बहुत एक्सपर्ट की निगरानी में करनी चाहिए। ठीक है, एक बार सैंपल लोड हो गया उसके बाद आप इसको रन करेंगे। रन करेंगे तो इस तरीके की जेल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरीके की जेल जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आप इसे, ये आपका लेडर होता है, पिछली क्लास में मैंने बता दिया है, ये आपके सैंपल रहेंगे। कहीं कहीं जगह आप देखोगे कि एक जो सैंपल होता है उसे आप कंट्रोल के फॉर्म में भी यूज करते हो।
ठीक है, कंट्रोल में किसी भी तरीके का बैंड नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे इस केस में अगर ये बैंड है, दैट मीन्स यहाँ पे कंटेमिनेशन है। ठीक है, आपका जो रन है वो सही नहीं है। ठीक है, तो फिर दोबारा रन करनी पड़ती है। तो इस तरीके का आपका ये आ जाता है। अब अगर आप देखोगे कि जब आप इसे विजुलाइज कर रहे हो तो आप इसको स्टेन करोगे ना, स्टेन्ड करते हैं हम विथ कॉस्मेसी ब्लू डाई। ठीक है, इसके अलावा और भी डाइज आती हैं, जैसे सिल्वर स्टेन डाई है। ठीक है, उन सब से हम क्या करते हैं, इसको विजुअलाइज करते हैं। तो लेट अस सी। तो जो स्टेन्स आप यूज करते हो प्रोटीन विजुअलाइजेशन के लिए, या पेज के रिजल्ट एनालिसिस के लिए, वो क्या क्या यूज करते हो? सबसे पहले आप यूज कर सकते हो कॉस्मेसी ब्रिलियंट ब्लू। ठीक है, ये सेंसिटिविटी अगर हम इसकी देखें तो मॉडरेट है, मॉडरेट सेंसिटिविटी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका कलर ऑफ बैंड अगर आप देखोगे, कलर ऑफ बैंड्स ये कैसी देती है? ब्लू। ठीक है, ये रूटीन एसडीएस पेज में यूज होती है, एसडीएस पेज में यूज होती है। इसके अलावा दूसरी होती है सिल्वर स्टेनिंग। ठीक है, सिल्वर स्टेनिंग जो होती है वो हाईली सेंसिटिव है। कैसा है? हाईली सेंसिटिव है। इसके अलावा इसमें जो कलर ऑफ बैंड आपको देखने को मिलता है वो ब्राउन भी मिलता है और कुछ कुछ केस में ब्लैक भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये यूज किया जाता है फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन। छोटे छोटे अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स को जब आपको सेपरेट करना है तो उसके लिए आप सिल्वर स्टेनिंग यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप फ्लोरोसेंट डाई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फ्लोरोसेंट डाइज ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, फ्लोरोसेंस देती हैं, तो थोड़ा बहुत कार्सिनोजेनिक भी है। ठीक है, इसके अलावा आप ऑटो रेडियोग्राफ को भी यूज कर सकते हो, ये जो कॉमनली लैब्स में हम यूज भी करते हैं। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी को भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये 4 वेज हैं जिससे आप जो है प्रोटीन्स को विजुअलाइज कर सकते हो, उसके बैंड्स को विजुअलाइज कर सकते हो, जिसमें कॉस्मेसी ब्रिलियंट ब्लू एसडीएस पेज में बहुत ज्यादा यूज होती है। इससे पहले जो मैंने इमेज आपको दिखाया था वो ये वाला दिखा था, कॉस्मेसी ब्लू डाई जो मैंने आपको बताई, उसको विजुअलाइज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर देख लें इसका एप्लीकेशन, बहुत जरूरी है एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि पूरी कहानी हम पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन ही नहीं लिख पाते कुछ लोग, तो एप्लीकेशन भी समझो थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये है कि प्रोटीन का साइज डिटरमाइन कर सकते हो, डीएनए का साइज डिटरमाइन कर सकते हो। तो डिटरमाइन साइज ऑफ प्रोटीन या डीएनए। इसके अलावा डिटरमाइन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। कैसे? मान लो कि आपको जेल पे 2 सब यूनिट्स मिली प्रोटीन की, तो दैट मीन्स वहां पे एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ क्या कर रहा था? इंटरेक्ट कर रहा था, तो वो आप बता सकते हो। हम डिटरमाइन कर सकते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन को, कि प्रोटीन डीनेचर हुआ है या नहीं। ठीक है, उसके लिए हम स्पेसिफिकली क्या यूज करते हैं? एसडीएस पेज। अब डीनेचरेशन पता कर सकते हो तो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बोलो तो कह सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन।
ठीक है। अब अच्छा एक चीज बता दो, डीनेचरेशन का मतलब क्या हो गया? डीनेचरेशन का मतलब ये हो गया कि पहले क्वाटरनरी में था या टर्शरी में था आपका प्रोटीन, अब वो सेकेंडरी या प्राइमरी स्टेट में आ गया। ठीक है। फोल्डिंग की अगर मैं बात करूं या अनफोल्डिंग की मैं बात करूं, तो फोल्डिंग का मतलब हो गया जैसे नेटिव में था या डिस्क्रीट में था। नेटिव डिस्क्रीट से अभी किस में कन्वर्ट हो गया है? मोल्टन या अनफोल्डेड कंडीशन के अंदर। ठीक है। इसके अलावा आप ओलिगोमेरिक नेचर को भी बता सकते हो प्रोटीन के। ठीक है। तो डिटरमाइन दी ओलिगोमेरिक नेचर ऑफ प्रोटीन। ठीक है। इसके अलावा हम क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रोटीन या डीएनए। डिटरमाइन दी अमाउंट ऑफ प्रोटीन या डीएनए। ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। अब अगर ओलिमेरिक नेचर हम बोल रहे हैं कि कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिख देती हूँ। नंबर ऑफ सब यूनिट आपको बतानी है। ठीक है। तो उसको आप कैसे बताओगे? उसको आप बताओगे कि प्रोटीन का मोलिकुलर वेट क्या है। मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन किसके अंदर? नेटिव पेज के अंदर। ठीक है। नेटिव पेज के अंदर, जिसमें हम एसडीएस यूज नहीं करते। और दूसरा हमें देखना है कि कितनी जो प्रोटीन्स होंगे जिनमें हमने एसडीएस पेज किया होगा, तो बहुत सारी सब यूनिट्स आएंगी, तो उन सबका मॉलिक्यूलर वेट को सम करोगे। सम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन सब यूनिट इन रिड्यूसिंग एसडीएस पेज। ठीक है। इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? नेटिव नॉन नेटिव पेज भी लिख सकते हैं। इनटू नंबर ऑफ बैंड्स इन एसडीएस पेज। ठीक है। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला है नंबर ऑफ सब यूनिट्स को निकालने का। सबसे पहले आप प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट जो नेटिव पेज में आपको मिला है वो लेंगे। उसके बाद उसे डिवाइड करेंगे सम ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स जो रिड्यूसिंग एसडीएस पेज मतलब नॉन नेटिव में आपको मिला है, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बैंड्स इन एसडीएस पेज के साथ। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो गेट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट बीटी में ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बहुत आते हैं। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताती हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं। ज्यादा क्वेश्चंस हम लेंगे नहीं बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रिक्ट, बट देख लेते हैं एक बार। ठीक है। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि प्रोटीन सैंपल को हमने लोड किया है डायरेक्टली रिजॉल्विंग जेल के अंदर, और यहाँ पे स्टैकिंग जेल को यूज नहीं किया है। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहती है आपकी? क्या माइग्रेशन फास्ट होगा नॉर्मल से? क्या प्रोटीन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा या नेगेटिव चार्ज कम होगा? या बैंड ब्रॉड या पुअरली रिजॉल्व हो जाएंगे या कैथोड की तरफ माइग्रेट कर देंगे? ये तो बिल्कुल ही बेकार चीज। और नेगेटिव चार्ज का जो कहानी है वो एसडीएस से रिलेटेड है, तो ये तो बिल्कुल आए नहीं। ज्यादा फास्ट क्यों मूव करेंगे? ये भी कोई सही चीज नहीं है। तो यहाँ पे प्रोटीन बैंड जो होंगे वो ब्रॉड हो जाएंगे और पुअरली रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्टैकिंग जेल जो है वो प्रोटीन को क्या करता है? थिन बैंड के अंदर लेके आता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जो एपीएस है उसको आपने क्या करा? एसडीएस पे जब जेल आप बना रहे थे तो आपने एसडीएस बनाते समय एसडीएस पेज जेल बनाते समय एपीएस को इंक्लूड ही नहीं किया, हटा दिया, ओमिट कर दिया। तो आउटकम क्या होगा? लार्ज पोर बन जाएंगे, पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, प्रोटीन माइग्रेशन विल अकर, या फिर बैंड जो होंगे वो और शार्पर हो जाएंगे। तो हमें पता है कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है वो होगी नहीं, इनिशिएट ही नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें ये देखने को
मिल सकता है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, ये तो वापस आ गया दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द एसडीएस पेज सेपरेट्स प्रोटीन मेनली अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट? बिकॉज एसडीएस पेज पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ सकता है, प्रोटीन को एक यूनिफॉर्म चार्ज देता है टू मास रेशियो, या पोर साइज को बढ़ा देता है, या पॉलीमराइज करता है एक्रिलामाइड को। तो इसका आंसर हमें पता है, दैट इज द बी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना वो क्या है, एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसे ये नहीं तोड़ सकता। ठीक है, पोर साइज की आप बात नहीं करोगे, पोर साइज की बात एक्रिलामाइड में करते हो। और ये पॉलीमराइज करता है, ये तो सरासर गलत है, इसके लिए तो एपीएस की रिक्वायरमेंट है, लिमिट की रिक्वायरमेंट है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन के साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझना जरूरी है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट है 6.8 पीएच अगर आप ले रहे हो स्टैकिंग जेल में, तो जो ग्लाइसिन है वो स्लो क्यों मूव करता है? क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, मेनली प्रेजेंट एज अ ज्विटर आयन विद लो नेट चार्ज, हेवियर देन प्रोटीन, या एसडीएस के साइड बाइंड कर देता है। तो सबको पता है कि पीएच 6 के अराउंड जो है वो ज्विटर आयन की तरह काम करता है, दैट इज वाई जो है वो ग्लाइसिन जो है वो स्लो मूव करता है। अब आज का एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, और फिर हम क्लास को फटाफट से एंड कर देंगे। ठीक है जी, ये वापस सेम क्वेश्चन आ गया, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। एक प्रोटीन है जो सिंगल बैंड की तरह हमें मिल रहा है जब आप नॉन रिड्यूसिंग एसडीएस बेस को यूज कर रहे हो, बट सेपरेट कर देता है दो बैंड्स में जब आप बीटा मरकैप्टो इथेनॉल को यूज करते हो। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या प्रोटीन में ग्लाइसिन है? क्या प्रोटीन के अंदर आपका लिंक्ड है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, एसडीएस एब्सेंट है, या फिर एपीएस का कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, लो है? ठीक है, क्या लगता है आपको, बताइए। हमें पता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और इसने डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ा है, जिसकी वजह से हमें दो बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अपडेट्स के लिए या फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए हमारे ये कुछ सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इन्हें फॉलो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करिए। थैंक यू।